नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जी हां, यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के सियासी गलियारों में चर्चाएं तो यही है कि बीजेपी ने जो बंपर जीत हासिल की है उसके बाद अब प्रदेश के मुखिया कौन बनेगा, किसके सर पर ताज सजेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अपनी सरकार बना रही है और सब जगह एक ही चर्चा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये वो 5 नाम हैं जो मध्य प्रदेश में आगे चल रहे हैं सीएम की दौड़ में। वहीं छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, रेणुका सिंह, विष्णुदेव साय, अरुण साव, सरोज पांडे, कुछ ये वो नाम हैं जो दौड़ में आगे चल रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि दोनों राज्यों के कई नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसके लिए केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षक भेजेगा जो आलाकमान के निर्णय से अवगत कराएंगे। तो करेंगे हम इस मसले पर चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। पहले पैनल में जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, आपको पहले उनसे उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश की राजनीति पर बारीकी से नजर रखने वाले और राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ अमृतांशी जोशी भोपाल से जुड़ रही हैं, जुल्फिकार अली राजधानी रायपुर से जुड़ रहे हैं। दोनों ही राज्यों की राजधानी भोपाल में से जो हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हलचल पर हम जल्दी से अपडेट लेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत दिनेश जी आपकी प्रतिक्रिया के साथ मध्य प्रदेश के संदर्भ में, क्या 5वीं बार शिवराज सिंह चौहान शपथ लेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों लगता है, और अगर शिवराज नहीं तो कोई और कौन, और उसके पीछे क्या कारण? जो भी अभी परिस्थितियां हैं और जिस तरह की जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसके तो केवल एक ही उनको व्यक्ति है जिनको श्रेय अभी जा रहा है, वो है शिवराज सिंह चौहान। लाडली बहना की जो योजना को जब यदि हम गेम चेंजर मान रहे थे तो उसने गेम चेंज किया, तो इसलिए निश्चित तौर पर क्रेडिट तो उनको ही मिलना चाहिए। और क्रेडिट जो है उनके खाते में है भी। उनको यदि नहीं बनाया जाता है तो फिर कौन? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। लेकिन ये सवाल कई सालों से मध्य प्रदेश की राजनीति में है कि शिवराज सिंह जी को हटाया जाता है तो फिर कौन? यदि इस सवाल का जवाब इतना आसान होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले फैसला कर चुकी होती, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का अपना एक वोट बैंक है, अपनी एक पॉपुलरिटी है। उनके कद का यदि कोई नेता यदि आज भारतीय जनता पार्टी में है तो कोई वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो सबसे एक ऐसा पॉपुलर फेस है। लेकिन दूसरे जब नेता आप देखते हैं ना, तो आपको मुरैना से लेकर झाबुआ तक एक जैसी पॉपुलरिटी नहीं मिलेगी। आम आदमियों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में हो सकती है। तो इसलिए शिवराज सिंह चौहान, मुझे नहीं लगता कि पार्टी एकदम उनके बारे में ऐसा कोई फैसला लेगी कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटा के कह दे कि सामान्य विधायक आप रहेंगे। पहले उनकी भूमिका तय होगी, उसके बाद शायद कोई नए नाम पर विचार। यानी काफी हद तक जो प्रबल संभावनाएं अब तक शिवराज सिंह चौहान को लेकर है वो बनी हुई है, और अगर कभी हटाती भी है तो क्या शायद केंद्र में उन्हें लाने की संभावना है? क्या उन्हें केंद्रीय नेतृत्व इस पर भी विचार कर सकता है कि अब शिवराज जी को केंद्र में लाया जाए? क्योंकि ये खबरें पहले भी कई दफा चर्चाओं में आई है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, केंद्र में आने की जो बातचीत है, वो केंद्रीय मंत्री नहीं बनना चाहते। केंद्रीय मंत्री बनना चाहते तो वो 2018 से 20 तक का पीरियड था, वो भी था उनके पास, या 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भी था। वो संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यदि उनको मिलेगी तो शायद वो स्वीकार कर लें। अन्यथा जो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी का जो फैसला होगा, वो सामान्य विधायक बनने पर भी वो उस तरह का उनका बर्ताव नहीं होगा जो उमा भारती का हमने देखा था कि शिवराज सिंह चौहान को बनाने पर हुआ। जी, ये बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन एक भिन्नता जो मैं देख रहा हूं दिनेश जी, इस पर मैं बाद में आऊंगा, आपसे सवाल लूंगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो हमारे प्रदेश, मध्य प्रदेश में पत्रकार और जो राजनीतिक विश्लेषक है वो तो प्रबल दावेदार अभी भी शिवराज सिंह चौहान को मानते हैं, लेकिन दिल्ली के जो विश्लेषक हैं उन्हें न जाने क्यों ऐसा लगता है कि शायद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री ना बना के प्रहलाद पटेल या किसी और चेहरे को आगे कर सकती है पार्टी, केंद्रीय हाईकमान, क्योंकि ये फैसला ले सकता है। इस पर मैं लौटूंगा आपके पास। चर्चाएं कुछ ऐसी है, इस पर ही हम समझने की कोशिश करें। अमृतांशी, आपके पास अब मैं आ रहा हूं। राजधानी भोपाल में आप हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भोपाल में। वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ये सब दिग्गज नेता तो दिल्ली में हैं, नेताओं से मुलाकातें भी चल रही है। लेकिन एक कॉमन बात जो मैं देख रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं।
एक दिन पहले परिवार के साथ पहुंचकर वो एमपी नगर में एक होटल में भोजन करते हैं, परिवार को वक्त देते हैं, सुबह बहनों के साथ भोजन करते हैं, काफी रिलैक्स थे और फिर ये बयान भी देते हैं कि मैं उम्मीदवार ना तो पहले था ना आज हूं। तो क्या मायने निकालें इसके? देखिए दीपक, मैं आपको कुछ समय पहले लेकर जाना चाहती हूं, जब मध्य प्रदेश में एक हवा बहुत ज़्यादा उड़ी थी कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको बदला जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने, आपको याद होगा, गुजरात चुनाव के पहले सब कुछ बदल दिया था, उसी तरीके से ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में भी सब कुछ अचानक से बदल दिया जाएगा। लेकिन आखिरी वक्त तक जो है कोई भी बदलाव नहीं हुए, और उस समय जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान रिलैक्स थे, अभी भी वो उसी तरीके से रिलैक्स नजर आ रहे हैं। यही शिवराज सिंह चौहान की सबसे बड़ी खासियत है कि दुविधा चाहे कितनी भी हो, कितनी भी परेशानियां हो या कुछ भी चल रहा हो, उनके चेहरे पर आपको शिकन कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। हमेशा मुस्कुराते हुए वो जनता के बीच में पहुंचेंगे। कल परिवार के साथ फुर्सत के पल बिताते हुए नजर आए, आज लाडली बहनों के बीच में पहुंचे, वहां पर उनके साथ खाना पीना करते हुए नजर आए, बच्चों के साथ जो है हंसी मजाक खेलते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश कर दी कि मुझे दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बल्कि अब लोकसभा की तैयारियों में जुट चुका हूं। एक बहुत बड़ा मैसेज है कि देखिए, सारे नेता भले ही दिल्ली में हो हमारे, चाहे हम वीडी शर्मा जी की बात करें या फिर प्रहलाद पटेल की बात करें या तमाम नेताओं की बात करें, भले ही बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात जो है वो दिल्ली में जारी है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो है वो ये सब छोड़कर, और उन्होंने ये भी संदेश दे दिया कि मैं कोई सीएम पद का दावेदार ना था ना हूं। भले ही 18 साल से मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन ना मैं 18 साल पहले भी दावेदार था ना आज हूं। कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने जो उनको निर्देश दिए वो फॉलो करते जा रहे हैं, और इसी को लेकर जो है वो आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता, यानी कि उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि मैं नहीं आऊंगा, पार्टी जो तय करेगी उस पर वो राजी रहने वाले हैं और उनको उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन उन्होंने एक और बड़ा संदेश दिया कि अब वो कैसे जो है पूरा फोकस्ड लोकसभा चुनाव को लेकर हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा की जो सीट है लोकसभा में रह गई थी और बीजेपी के लिए वो जीतना, क्योंकि वो कमलनाथ का भेद किला है, वो जीतना बेहद ही जरूरी है। इसीलिए जो है शिवराज सिंह चौहान कल वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, और देखिए अभी महीने बाकी हैं, लेकिन वो लग जाएंगे सीधा सीधा अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में। बाकी नामों के ऊपर थोड़ी थोड़ी एक नजर डालेंगे दीपक। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि जिनका नाम भी जो है काफी ज्यादा आगे चल रहा है, महाराज वाली छवि कांग्रेस में रही, यहां पर आकर जो है काफी ज्यादा जनता की प्रिय वाली छवि उन्होंने बनाने की कोशिश की। लेकिन अगर उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक धड़ा थोड़ा नाराज जरूर हो जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके पास जो है एक अच्छा पद है, महत्वपूर्ण पद है, लेकिन हाल ही में जो बेटे के कथित वीडियोस वायरल हुए थे उससे कहीं ना कहीं, हम भले ही ना माने, लेकिन किरकिरी तो जरूर हुई है, और उसी का डर जो है वो चुनाव में भी सता रहा था कि क्या वो जीतेंगे या हारेंगे। उसके बाद आते हैं प्रहलाद पटेल, इनका नाम भी देखिए काफी ज्यादा आगे है, और कल जब उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की तो और भी ज्यादा जो है बाजार गर्म हो गया चर्चाओं से। वजह भी है क्योंकि ओबीसी नेता हैं और अच्छी साफ छवि वाले नेता हैं, अपने जो है शांत स्वभाव के साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं और काफी कद्दावर नेता भी रहे हैं जी। एक और नाम इसमें जुड़ता है कैलाश विजयवर्गीय का, राष्ट्रीय महासचिव है। लेकिन एक परेशानी यह है कि जो पश्चिम बंगाल में चुनाव की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी, उसके वो रिजल्ट्स जो है वो थोड़े ठीक नहीं निकाल कर पाए, और कई बार अपने अनर्गल बयानों के चलते विवादों में भी फंसते हुए कैलाश विजयवर्गीय नजर आए हैं, तो थोड़ा सा उनका नाम भी जो है वो आगे पीछे हो जाता है। वीडी शर्मा का नाम भी देखिए कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से संगठन ने काम किया उनको इसका श्रेय जरूर जाता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को जमा करना, बूथ पर वोट शेयर बढ़ाना, कई चीजें मिलाकर देखी जाती हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना ने जितना मध्य प्रदेश में कमाल किया, और जो क्लीन स्वीप जो है वो खास तौर से मध्य प्रदेश में जो है मिली है, और कांग्रेस का सफाया हो गया, कहीं ना कहीं कोई भी इससे डिनाई नहीं कर सकता। दिनेश जी शायद मेरी बात से अग्री करेंगे, कोई इससे डिनाई नहीं कर सकता कि लाडली बहना का कमाल प्रदेश में जरूर चला है, और कुछ महीने पहले जो लाई गई स्कीम है उसने खासतौर से महिलाओं ने, बीजेपी की किस्मत जो 2018 में थोड़ी सी पलट गई थी, इस बार जो है वो चमक गई है सिर्फ लाडली बहनों के कारण जी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही है अमृतांशी, और शायद क्या कारण रहे हैं ये भी हम बिल्कुल समझ रहे हैं कि आखिर ये जो चर्चाएं हैं, अलग अलग चेहरों की बातें तो हो रही है, लेकिन उन सब बातों के इतर फिर क्या ऐसा कारण रहता है कि ले देकर नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आकर ही ठहर जाता है। एक अब प्रतिक्रिया हम छत्तीसगढ़ की भी ले लेते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर भी कई चेहरे हैं और वहां तो ऐसा कोई प्रबल दावेदार शिवराज सिंह चौहान जैसा नजर नहीं आ रहा है।
जुल्फिकार, आप रायपुर में हैं, आप बेहतर वहां का माहौल और वहां पे अभी क्या कुछ सियासी समीकरण चल रहे हैं रिजल्ट के बाद, आप बेहतर बता पाएंगे। 5 से 6 नाम जिनकी काफी चर्चाएं हैं, रमन सिंह तो हैं ही, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि महिला मुख्यमंत्री भी पार्टी बना सकती है। आदिवासी समाज से आने वाली सांसद भी हैं जिन्होंने इस बार काफी अच्छा काम किया है। सरोज पांडे का नाम है, अरुण साव, विजय बघेल, सरोज पांडे, ये सब वो नाम हैं। रेणुका सिंह की कितनी दावेदारी आप प्रबल देख रहे हैं और क्या हलचल है वहां? छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, उसके बाद से जो चर्चाएं चल रही हैं वो चर्चा ये है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो सबसे प्रबल दावेदारों की बात अगर करें, सबसे प्रबल दावेदारों में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम है, जैसा कि आपने कहा कि सरोज पांडे का भी नाम है, रेणुका सिंह का भी नाम है। रेणुका सिंह के नाम की बड़ी चर्चा है कि उनको छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और उसके पीछे की 2 वजहें बताई जा रही हैं। एक तो वो महिला है और दूसरी आदिवासी महिला है। लेकिन रेणुका सिंह तभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ऐसे समीकरण भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सेट करने हैं जिससे 2024 का जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि जो पिछला 2018 का रिकॉर्ड था कि तीनों राज्यों की मिला के छत्तीसगढ़ की 11 सीटें थी, मध्य प्रदेश की भी सीटें और राजस्थान की सीटों को मिलाकर अगर देखें तो 65 सीटें होती हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 63 सीटें जीती थी। तो ऐसी स्थिति में माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से 1 सीट बस हारी थी और छत्तीसगढ़ से 2 हारे थे, तो ऐसे में 62 सीटें थी। तो अब उसी को रिपीट करना है या पूरी की पूरी सीटें जीतनी है, तो ऐसे मुख्यमंत्री का चेहरा होगा 2024 को लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई बड़ा रिस्क नहीं लेगी कि जिससे नुकसान हो सके। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बात आती है, अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी बात आती है। तो अरुण साव जब अगर मैदान में रहेंगे तो आदिवासी वर्ग में रेणुका जोगी का नाम और विष्णुदेव साय का नाम है। अरुण साव का है तो ओबीसी फैक्टर बहुत बड़ा है। इसके साथ ही युवा जो चेहरा है, जो आईएएस रहे हैं ओपी चौधरी, उनके नाम की भी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे निर्णय लेने में माहिर है जो सबको चौंका दें, लेकिन उसके राजनीतिक मायने जो है बहुत दूर तक जाते हैं और दूर तक भारतीय जनता पार्टी सोचकर कि आने वाले 5 से 10 सालों में राजनीति किस तरीके की करवट बदलेगी, ऐसे नेताओं पर दाव लगाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सीधा फोकस है 2024 का चुनाव। अब आपने जैसे मेरे से पूछा रेणुका सिंह की क्या भूमिका हो सकती है, रेणुका सिंह का नाम इतना जोरों पर क्यों है? रेणुका सिंह या उसके अलावा दूसरे जो महिला नेत्री हैं वो समीकरण में कितनी फिट बैठेंगी? तो सबसे पहला राजस्थान के समीकरण के बाद जो चर्चाएं हो रही है कि राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनती हैं, क्योंकि वो भी प्रबल दावेदार हैं, वो पूरी कोशिश कर रही हैं, तो उस स्थिति में छत्तीसगढ़ में महिला मुख्यमंत्री दिया जाएगा और महिला मुख्यमंत्री के साथ फिर ये समीकरण बन जाएंगे कि वहां पे आदिवासी भी है और महिला भी है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस रहा है चुनाव के पहले देखें कि जिस तरीके से महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए प्रक्रिया शुरू हुई है और छत्तीसगढ़ से ये मैसेज दे दिया जाएगा। और इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैसेज देते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसने आदिवासियों को प्रतिनिधित्व दिया और आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। तो ये छत्तीसगढ़ से इस समीकरणों को साधा जा सकता है। दूसरा समीकरण ओबीसी का आता है, क्योंकि ओबीसी वर्ग की अगर बात करें, जो कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना की बात करती रही हो, उसकी काट को खत्म करने के लिए किसी ओबीसी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का नाम चल ही रहा है, जैसा बोल रहे ओबीसी से आते हैं, छत्तीसगढ़ में भी उसी समीकरण पे खेला जा सकता है। और अरुण साव और ओपी चौधरी ये बड़े नाम है, लेकिन अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष है तो उनकी प्रबल दावेदारी बनती है। तो कुल मिला के अगर देखें, लेकिन सरोज पांडे के नाम की भी चर्चा है, लेकिन सरोज पांडे का नाम की चर्चा जरूर है, लेकिन उन पर पार्टी बहुत ज्यादा दाव नहीं लगाएगी। और उसकी वजह यह है कि सरोज पांडे ब्राह्मण नेता हैं, सवर्ण हैं, तो ऐसे में उनको लेकर और एक फैक्टर से 2-3 फैक्टर भारतीय जनता पार्टी खेलना चाहेगी, जिससे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। चलिए इसी सिरे को मैं आगे ले जाऊंगा। दिनेश जी, मैं आपसे अब समझना चाहूंगा, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की हम बात करें, मैं तो परिणाम आने के बाद काफी चौंका था, क्योंकि 8 एजेंसियों के एग्जिट पोल औंधे मुंह गिर गए थे जब पता चला कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 56 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। अच्छे राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी समीकरण बिगड़ गया कि छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या जादू चलाया बीजेपी ने, सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, लेकिन हुआ उलट। छत्तीसगढ़ में 5 से 6 चेहरे जो दिख रहे हैं,
कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा मध्य प्रदेश में प्रयोगशाला के तौर पर फैसले लेकर चौंकाती है। गुजरात भी वो राज्य है, मध्य प्रदेश भी वो राज्य है, छत्तीसगढ़ अभी 23 साल का है, महिला मुख्यमंत्री अब तक नहीं मिली है। तो क्या ऐसे में छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं, क्योंकि आदिवासी वोटर्स की संख्या भी वहां पर अधिक है, तो छत्तीसगढ़ के समीकरण और मुख्यमंत्री को लेकर कैसे देख रहे हैं आप? आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में ही देखोगे, हम 3 साल से केवल आदिवासी पॉलिटिक्स ही तो देख रहे थे। हर 5वां आदमी यहाँ आदिवासी है, 20-21% की पॉपुलेशन है, तो ये तो बड़ा स्टेट है ही। तो यदि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में उनको लगता है कि हमें आदिवासी बिठाने से देश में कोई मैसेज दे सकते हैं, तो कोई पार्टी एक अपनी रणनीतिक तौर पर सोच सकती है। लेकिन जब राष्ट्रपति है तो फिर आदिवासी उससे बड़ा तो पद कोई होता नहीं ना कि आप मुख्यमंत्री का पद देके आदिवासी को साधने की कोशिश करें। वो राष्ट्रपति भी महिला है, तो वो भी चीज नहीं है। वो तो स्थानीय जो समीकरण जिस तरह के बनेंगे वो पार्टी उसको ध्यान में रखेगी। और एक चीज दीपक जी बहुत स्पष्ट है कि जब मोदी जी का चेहरा है और शाह साहब की रणनीति है, तो लोकसभा हो, विधानसभा हो, कोई भी चुनाव हो, तो पार्टी जब ये मान रही है कि हमारे पास एक चेहरा है, उस पर हम हर चुनाव जीत सकते हैं, तो फिर राज्यों में चेहरों के चयन को लेकर उनको ज्यादा वो चिंतित होने की उनको जरूरत नहीं। उनको मालूम है कि वो हम किसी को भी बिना किसी इक्वेशन के भी बिठाएंगे तो वोट जनता मोदी जी को देगी। जब वोट मोदी जी को देना है तो कोई भी रहने का जो है कि सबकी सहमति हो। संगठन में जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि सबकी सहमति। जो मैंने कहा ना कि शिवराज जी यदि इतने सालों तक पद पर बने रहे तो बाकी नामों पर सहमत नहीं होते लोग। शिवराज जी की फिर आखिर में होता है कि शिवराज जी से बेहतर कौन होगा, वो जो सबको साथ लेके चल लेते हैं, जनता में भी पॉपुलर है। तो पार्टी सबसे पहले तो सहमति की बात करती है जिससे कोई नाराज ना हो। आप देखिए 5-7 लोगों को अलग अलग रीजन में उतारा गया, चुनाव लड़ाया गया, तो पार्टी ये लाउड मैसेज तो यही देना चाहती थी ना कि जितने दिग्गज हमारे पास है वो सब लड़े और फिर अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करें। तो इसमें 1-2 लोग हार भी गए तो कोई उससे पार्टी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। लेकिन है बात वही कि जिस पर सब सहमत होंगे उस पर मोदी जी साहब भी सहमत होंगे। और ये विषय केवल 1-2 साल की राजनीति का नहीं, बिल्कुल ये विषय है अगले 10-20 साल में भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में चेहरा क्या होगा, संगठन हो या सत्ता हो। क्योंकि अब ये जो आगे जिस तरह की जमीन शिवराज जी ने तैयार कर दी है उसको पकड़ के भी रखना है, बना के भी रखना है। और आगे जो राष्ट्रीय राजनीति में भी बहुत सारे बदलाव होंगे, तो राज्य से ही राष्ट्रीय राजनीति में लोग जाएंगे। तो ये जो पूरी चीजें हैं इन तीनों राज्यों में पार्टी सोच रही है। और जो जहां तक सवाल बार बार ये बात आती है कि शिवराज जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तो निश्चित तौर पर उस वक्त एक रणनीति रही होगी, क्योंकि उनको फिर राजस्थान में भी डिक्लेयर करना पड़ता और छत्तीसगढ़ में भी डिक्लेयर करना पड़ता। तो इससे बचने के लिए उन्होंने ये किया होगा कि हमें कोई चेहरा ही नहीं रखना। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। ये बेहद महत्वपूर्ण बात दिनेश जी ने कही है। अमृतांशी, 90 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं लगभग 1 सप्ताह के अंदर ये तो साफ हो जाएगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का जो समय है वो इसी दिसंबर में समाप्त हो रहा है और खबरें तो ऐसी कि 16 तारीख तक मुख्यमंत्री जो भी होगा वो शपथ लेगा। जो बैठक है नेताओं की, विधायक दल की जो बैठक प्रस्तावित है वो कब तक प्रस्तावित है, कब तक हो सकती है, इस पर कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए आने वाला 1 हफ्ता जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर मैं सोचती हूँ कि शायद 8 से 10 तारीख के बीच में जो है मध्य प्रदेश में साफ हो जाएगा कि कौन जो है आने वाली विधानसभा का मुख्यमंत्री बनेगा। और देखिए जिस तरीके से जो है दिल्ली में आला कमान और जो पार्टी हाईकमान है वो लगातार मंथन कर रहा है, क्योंकि 3 प्रदेशों का मामला है, 3 हित जो है अगर हम बात करें हिंदी पट्टी के राज्य हैं, और मध्य प्रदेश जिसका जो है लोकसभा में खास तौर से जो है काफ़ी ज़्यादा एक स्पेस रहा है। और जिस तरीके से पिछली बार 29 में से 28 सीटें मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी को मिली थी। बीजेपी चाहेगी कि कोई ऐसा पर्सन जो है मध्य प्रदेश में लीड करे, कोई ऐसा पर्सन जो है वो मुख्यमंत्री बने जो
29 में से 29 लोकसभा सीटें उनको आसानी से पूरे प्रदेश से दे सके, क्योंकि ऐसा व्यक्ति, ऐसा फेस लाना बेहद ही ज़रूरी बीजेपी के लिए है जो कि लोकसभा के मोमेंटम को बरकरार रखे और 28 सीटें जो जहां पर बीजेपी एक सीट से रह गई थी वो एक सीट भी बीजेपी के हाथ में आ जाए। तो मैं ये समझती हूँ कि एक ऐसा जो है लीडर जो कि पूरी तरीके से लोकसभा बीजेपी को दिलवा सके और वही मोमेंटम बरकरार रख सके, अपने नेताओं को साथ लेकर चले और जिसके मुख्यमंत्री बनने से कोई भी धड़ा नाराज ना हो, खास तौर से ऐसे ही नेता को जो है मध्य प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी। सीएम शिवराज जो है उनको प्रबल दावेदार माना जा रहा है, भले ही उनका कूल अंदाज नजर आ रहा हो और वो भोपाल में जो है अलग अलग जो है जगहों पर जा रहे हों और जनता के पास अभी भी जो है वो बैठे हुए हों, रूबरू हो रहे हों, लेकिन जो है जब तक दिल्ली में जो है नाम तय नहीं हो जाएगा, हलचल भोपाल से लेकर दिल्ली तक ऐसे ही बढ़ती रहेगी और नेताओं का आना जाना भी लगातार जारी रहने वाला है। चलिए जल्दी से, मैं अमृतांशी ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में अपडेट दे दिया है। जुल्फी, आपसे समझना चाहूंगा जल्दी से, आप भी 90 सेकंड में बात पूरी करें अपनी। छत्तीसगढ़ को लेकर जो खबरें हैं, लगातार कुछ नेता यहाँ भी हैं, वहां पर भी हलचलें हैं, क्या किसी तरह की कोई नाराजगी तो नहीं होगी संगठन में? बीजेपी में जो कुछ भी होता है पर्दे के पीछे होता है, नाराजगी भी होती है तो एक मर्यादा, एक अनुशासन होता है। तो ये जो 5 से 6 चेहरे हैं जिसके भी नाम पर मुहर लगेगी, तो कोई ऐसा चेहरा या कोई ऐसा कुछ कोई नेता आप देख रहे हैं जो जैसे शायद ठेस पहुंचे या जो बुरा लगे, या हम कहें कि दावेदार थे लेकिन पार्टी ने अब चूंकि केंद्रीय हाईकमान ने मुहर लगा दी है तो ठीक है, ये फैसला भी स्वीकार है साहब? ही कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी जो है ना वो सार्वजनिक नहीं की जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर की पार्टी है और ये जरूर है, बातें कही जाती है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और विधायक दल की बैठक होगी। तो विधायक दल की बैठक जो अभी तक होती आई है वो औपचारिकता के तौर पर ही होती रही है और इसको निर्णय जो लेना है अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी थे ओम माथुर और जेपी नड्डा, इन 4 लोगों को निर्णय लेना है 2024 के हिसाब से कि छत्तीसगढ़ में क्या बेहतर रह सकता है, क्योंकि उन तमाम नैरेटिव्स को भारतीय जनता पार्टी को बनाना है जिससे छत्तीसगढ़ की 11 में 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सके। तो ऐसे में जो नाराजगी वाला विषय है, जो 5-6 नाम है वो सभी अभी खुश हैं कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो उसको लेकर वो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपनी इच्छा जाहिर कर रहे होंगे। लेकिन निर्णय जो है केंद्र से होना है और जैसे ही निर्णय होगा तो जिनकी भी जो नाराजगी होगी वो पूरी तरीके से, चलिए छत्तीसगढ़ में जो भी होगा बड़े ही शांति ढंग से होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं अगर सत्ता में कांग्रेस दोबारा आती तो जो पिछली बार 3 नाम थे, चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू और खुद टीएस बाबा, क्या छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई गुटबाजी होती या कोई ऐसा विवाद होता है? ये दिलचस्प होता है। बहरहाल परिणाम तो बीजेपी के पक्ष में आए तो देखना होगा। अब चूंकि समय इजाजत नहीं दे रहा इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन एक अच्छी सार्थक चर्चा रही, हमने समीकरण समझने की कोशिश की दोनों राज्यों के। अमृतांशी, जुल्फी और दिनेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री को लेकर हमारी भी नजरें बनी हुई है। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।